हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार बेसिक कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एवरेज का कुछ सवाल एवरेज के आपको बताए थे। यहां पे हम उन सवालों को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन आज ले रखा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। पिछली वाली क्लास में भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा था, वैसा ही क्वेश्चन आज मैंने फिर से शुरू किया है। तो हम लोग इसको लगाएंगे। हमें कहा गया है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, यानी हमें मानना है कि 4 हमारी क्रमिक संख्याएं क्या होंगी। माना, जैसे हमने कल माना था x, दूसरी क्रमिक संख्या x प्लस 2। x प्लस 2 क्यों रखा है? क्योंकि हमें सम संख्याओं को निकालना है। तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6। मान लिया ये हमारे पास 4 क्रमिक सम संख्याएं हैं। उसने कहा है इनका औसत 9 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आपके सामने चारों संख्याएं रखी गई हैं। इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, x प्लस 6 होगी, जो हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता था, औसत बराबर पदों का योग। तो पदों का योग कर रहे हैं, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है हमारे पास? 4। ठीक, औसत की जगह पे हम औसत की वैल्यू रख देंगे। तो औसत की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 9। इसको काउंट करेंगे तो हो गया 4x प्लस 12 और 4 का क्या करना है? भाग करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व करेंगे इसको। हमारे पास गुणा में, यहाँ भाग में है, तो पक्षांतर करने पे हमने कल आपको बताया था कि माइनस की चीज़ पक्षांतर में प्लस हो जाता है, प्लस पक्षांतर होने पर माइनस हो जाता है, भाग पक्षांतर होने पर गुणा हो जाता है, और गुणा की चीज़ पक्षांतर करने पर क्या होता है? भाग। तो यहाँ भी हमारी ये 4 क्या है, में भाग में है। तो हमारा जब पक्षांतर होगा दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 36, 4x प्लस 12। ठीक, 12 प्लस में है, इसको माइनस करेंगे तो 36 में से 12 चला गया, 24 बराबर 4x। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, काटेंगे 4 छंग 24, x बराबर कितना आ गया? 6। हमें यहाँ पर x की वैल्यू प्राप्त हो गई है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में उसने क्या हमसे आंसर में क्या पूछा था कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमने जो संख्याएं मानी थी उसमें हम देख लेंगे कि सबसे छोटी संख्या हमारी x है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 6। तो उसने वैल्यू किसके निकालने के लिए कहा है? x प्लस 6। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 6। तो 6 प्लस 6, आपका आंसर कितना होगा? 12। 12 आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हम आपको पिछली वाली क्लास में भी बताए थे, इसीलिए हमने आज फिर से वही चीज़ें भूले ना, इस वजह से हमने आज फिर वही क्वेश्चन लेके रखा था। इसके बाद हम क्वेश्चन अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उसने कहा है 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत कितना होगा। सिर्फ बहुत सरल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देखना है और थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा ध्यान। सबसे पहले उसने कहा है 3 के गुणज। तो हमको पता है 3 के गुणज क्या होते हैं, जिसका 3 से भाग चला जाएगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। ऐसे कई गुणज होते हैं जिस पर 3 का भाग जा सकता है, या 3 का गुणा उनमें कंपलसरी होना
होता है। तो उसने एक चीज़ और कही है, यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ ध्यान देंगे। उसने कहा है विषम गुणज। तो विषम गुणज से क्या होता है, वो संख्याएं जो विषम संख्याएं या विषम गुणज वो गुणज कहलाते हैं, या वो संख्याएं होती हैं जिनमें एक और मतलब जो संख्याएं विषम हों, सम ना हो। तो सम गुणज हमें पता है कि सम गुणज क्या है, जैसे 6 ये हमारा सम गुणज है, 12 सम संख्या, 18 सम संख्या है, 24 सम संख्या है। तो इन संख्याओं को हमको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसने कह रखा है कि 3 के गुणज होने चाहिए, वो भी विषम गुणज। तो हमको 3 के पहले 5 विषम गुणज लेने हैं। तो पहला गुणज क्या हो गया, 3, अगला गुणज क्या होगा विषम 9, अगला गुणज 15, अगला गुणज 21 और अगला गुणज क्या होगा 27। उसने कहा है 5 गुणज, तो हमने 5 गुणज लेके रखे हैं, 1 2 3 4 5। इनका औसत निकालने के लिए बोला है। तो हमें पता होता है औसत बराबर क्या करते हैं हम, जितनी भी संख्याएं हैं सबका योग कर दें और भाग कितने का दे दें, कितने का भाग कर दें, जितने भी संख्या हैं या जितने भी पद हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा। यहाँ पे हम नोट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, कितना हुआ 7 1 8 5 13 9 21 13 9 22 23 24 25, 5 आ गया, 2 वहाँ से लगी, 4 5 6 7, कितना काउंट हुआ 75। भाग किसका जाएगा 5 का, और यहाँ पे हम 5 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा उसने कहा था कि 3 के पहले 5 गुणज तो होने चाहिए, लेकिन विषम गुणज। तो इसमें जितने भी सम गुणज थे उनको हमने क्या किया, अलग कर लिया। विषम गुणज को जोड़कर जितने पद हैं या जितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे दिया, तो हमारा आपको पता है औसत निकाल आता है। तो आंसर आया 15। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 लड़कों का औसत भार 60 केजी है और शेष लड़कों का औसत भार 56 केजी है। उसने हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सारी कक्षा का औसत भार कितना होगा। सॉरी, 2 बार हमने कितना लिख दिया है। उसने पूछा है सारी कक्षा का औसत भार कितना होगा। थोड़ा लेंदी लग रहा है सवाल देखने में, लेकिन सवाल बहुत ही सरल है। अब हम फॉर्मूले बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आपको फॉर्मूले बार बार बोलकर याद करना है। उसने कहा है कि एक कक्षा में 40 लोग हैं या 40 लड़के हैं, तो कुल संख्या कितनी हो गई 40। उसने कहा है 30 लड़कों का औसत भार 60 केजी है। तो हम यहाँ से 30 लड़कों का कुल भार ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, औसत में संख्या का गुणा करने पर। कुल भाग या योग एक ही बात होती है। हमने आपको पहले भी बताया है कि औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर हमें अगर योग निकालना है तो हमारा क्या हो जाता है, औसत के साथ संख्या का गुणा हो जाता है। तो 30 लड़कों का कुल भार कितना आ गया 1800 केजी। उसने आगे कह रखा है कि शेष लड़कों का औसत भार 56 केजी है। जब हमारे पास एक कक्षा में 40 लोग थे, 30 लोगों का कुल भार हमने निकाल लिया है, तो बचे शेष लड़के कितने होंगे 10 लड़कों का कुल भार कितना निकलेगा। उसने दे रखा है औसत है 56,
और गुणा करेंगे कितने का हो जाएगा, 10 का। तो यहाँ से हमारा कितना निकला, 5600 नहीं 560 kg, 560 kg निकला। अगर हम इन दोनों को 1800 kg और 5600 kg को अगर जोड़ दें तो क्या हमारे पास 40 लड़कों का कुल भार निकल आएगा। तो हम 40 लड़कों का कुल भार निकालते हैं। 40 लड़कों का कुल भार कितना हो गया, जोड़ेंगे कितना आ गया, 2360 kg। इसकी निकालने की हम लोगों को ज़रूरत थी क्योंकि उसने हमसे पूछा है सारी कक्षा का औसत भार कितना होगा। हमें सारी कक्षा में जितने भी लोग थे उनकी तो संख्या मालूम थी कि 40 लोग हैं, लेकिन हमको उनका कुल भार या कुल योग पता नहीं था। इस वजह से हमको योग निकालना पड़ा। अब हमारे पास संख्या भी है और योग भी है, तो बड़े आसानी से हम औसत निकाल सकते हैं। सारी कक्षा का औसत भार कितना होगा, औसत भार पूरी कक्षा का या कक्षा का औसत भार, कक्षा औसत भार कितना होगा। हमारे पास योग दे रखा है 2360 और संख्या कितनी थी टोटल, यहाँ पे ना 30 रखेंगे ना 10, टोटल संख्या एक कक्षा में कितने लड़के थे, कुल 40, टोटल 40 लोग थे। तो यहाँ पे 40 का भाग देंगे, काटना शुरू करेंगे 0 से 0, 4 4 पंचे 20 और 4 नम 36। कितना औसत भार कितना आ गया, 59 kg। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखने में थोड़ा बड़ा सवाल लग रहा था। अब हम हर क्वेश्चन में ऐसे ही सवाल लगाने शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहेंगे ताकि हमको किसी भी क्वेश्चन पर कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, उसने कहा है कि एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए। आगे बोल रहा है उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 रन हो जाएं। तो एक क्रिकेटर है, एक कोई खिलाड़ी है जिसने 3 टेस्ट खेले, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट। उसने कह रखा है कि पहले टेस्ट में उसने 180 रन, दूसरे टेस्ट में 258 रन और तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए, यानी हमें तीसरे टेस्ट के रन को पता करना है या क्वेश्चन में आंसर को लाना है कि वो तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाएगा। आगे उसने दे रखा है जिससे तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 हो जाएं। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं जो हमारे लिए आंसर लाने में लाभदायक होगी। उसने कहा है कि उसके तीनों टेस्टों का जो औसत है वो 230 रन है। तो हमें यहाँ से ये पता चल सकता है कि तीनों टेस्टों के कुल रन, उसने कुल रन कितने बनाए। तो कुल रन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी हमें योग निकालना है, कुल रन यानी कुल योग कि कितना योग हुआ है। तो क्या करते हैं, औसत में औसत कितना है 230 औसत हुआ, योग निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, संख्या का गुणा कर देंगे। तो संख्या यानी टेस्ट, कितने टेस्ट खेले उसने, 3 टेस्ट। तो टोटल रन कितने आ गए, टोटल रन हो गए 690 रन। तो हमें ये पता है, आंसर हमारा आ चुका है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहले टेस्ट में उसने 180 रन बनाए,
दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए। तीसरे टेस्ट के रन हमको निकालना है, पता नहीं है, आंसर निकालना है तीसरे टेस्ट के रन। और कुल रन जो तीनों टेस्ट को मिलाकर उसके रन हुए, वो रन हमने औसत और संख्या से निकाल लिया है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया, आंसर निकालना है तीसरे टेस्ट के रन। अगर तीसरे टेस्ट के रन निकालना है तो टोटल में से अगर हम दोनों टेस्टों के रन घटा देंगे तो बचे हुए रन हमारे तीसरे टेस्ट के होंगे। तो क्या करेंगे, पहले टेस्ट के दूसरे टेस्ट के रन को हम काउंट कर लेंगे कितना होगा। तो पहले और दूसरे टेस्ट के रन अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 438 रन। किस किस के हैं, पहले टेस्ट प्लस दूसरे टेस्ट का। तीसरे टेस्ट का हमें निकालना है, तो तीसरे टेस्ट के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल रन में से, टोटल रन में पहला टेस्ट और दूसरे टेस्ट के रन को अगर घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यहां से घटाना शुरू करेंगे, कितने रन आ गए, तीसरे टेस्ट में वो कितने रन बनाएगा, 252 रन। ये आपका होगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आगे रहा आपका अगला क्वेश्चन ये, एक पुस्तकालय में, दिख तो रहा ही होगा आपको, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में आने वालों की संख्या 240 है। रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या कितनी होगी। उसने 30 दिन की औसत संख्या पूछी है। उसने थोड़ा सवाल को कठिन बनाया है, जो है नहीं, देखने में लग रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले उसने कहा है रविवार में आने वालों की संख्या 510 है। रविवार के दिन 510 लोग एक पुस्तकालय में आते हैं। उसने कहा है अन्य दिन, यानी रविवार को छोड़कर बाकी दिन 240 लोग आते हैं। आगे उसने एक कंडीशन हमारे सामने रखी है कि रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने में, यानी महीना जो है उसका पहला दिन क्या होगा, रविवार होगा। फर्स्ट डे क्या होगा, पहला डे या पहला दिन क्या होगा, रविवार होगा, यानी रविवार से वो महीना शुरू होगा। ठीक, किसी महीने के 30 दिन में, उसने बोल भी दिया है कि कुल दिन कितने हैं, 30 दिन। 30 कितना दिया है, कुल दिन 30 दे रखा है, कुल दिन 30 दे रखा है। रविवार से शुरू करना है, तो अब हम दिन काउंट करेंगे। तो जब भी कोई महीना रविवार से शुरू होगा और 30 दिन का वो महीना होगा, तो उसमें 5 रविवार पड़ेंगे। रविवार की संख्या 5 होगी, 5 होगी। और बाकी दिन कितने होंगे, 25 बाकी दिन होंगे। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में एक जगह छूटा है, क्वेश्चन में यहाँ पे कह रखा है औसत, ये आपको औसत दे रखा है। जो ये संख्याएं दे रखी हैं वो औसत में दे रखी हैं। ये भी आपका 240 भी औसत में है। ठीक है, तो पहले हम इनका योग निकालेंगे। योग निकालने के बाद 30 दिनों का काउंट करेंगे और 30 दिन के काउंट करने के बाद जब दोबारा औसत निकालने के लिए बोला है तो फिर क्या करेंगे, 30 का भाग दे देंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर रविवार में एक रविवार को 510 लोग आते हैं और अगर 5 रविवार हैं तो उसके लिए ये औसत हो गया। भाई एक रविवार की बात किया है, एक रविवार में 510 लोग आते हैं, तो हमारा ये एक रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, औसत हो गया।
कि औसत 510 लोगों का है और हमारे पास रविवार कितने हैं, 5 रविवार। तो हम अगर देखें कि 5 रविवार में आने वालों की कुल संख्या, एक महीने में 5 रविवार पड़ेंगे तो 510 में भी क्या होगा, 5 का गुणा होगा। भाई जब एक महीने में 5 रविवार पड़ेंगे तो एक रविवार के दिन 510 लोगों को आना है, तो 5 रविवार के दिन 5 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2550। कुल 5 रविवार में इतने लोग आए होंगे। आगे चलते हैं, अन्य दिनों में आने वालों की संख्या। उसने कह रखा है कि आने वाले जो अगले 25 दिन में एक अन्य दिन, भाई रविवार को छोड़कर अन्य दिन अगर आ रहे हैं तो 240 लोग आते हैं और 25 दिन का काउंट करना है तो 240 में क्या करेंगे, 25 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 0, 25 चौको 100, 10, 25 दूनी 50 और 10 60, कितना आ गया, 6000 लोग। अब ये हमारा निकल गया 30 दिन का, क्योंकि 25 दिन यहाँ पे हैं और 5 दिन रविवार के हैं। इसको हम टोटल काउंट कर लेंगे, 0, 5, 5, 8, 8550 लोग 30 दिन में आए होंगे। कुल योग है ये, कुल योग निकाल लिया है, आंसर मिल गया यहीं से। हमें उसने कहा है कि 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या निकालना है। हमारे पास कुल योग है, कुल दिन है, औसत निकाल लेंगे। तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर आपको पता है कुल योग कुल संख्या, भाग दे देंगे, 0 से पहले 0 काटेंगे, 3 का भाग 855 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 285 आंसर होगा आपका। ये राइट आंसर होगा कि 30 दिनों में आने वालों की जो औसत संख्या होगी वो कितनी होगी, 285। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। उसने क्वेश्चन में कहा है 4 परीक्षणों का औसत 20 है, उनमें से प्रत्येक में एक अचर पद सी जोड़ दिया जाता है या जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तदनुसार सी का मान ज्ञात करें या सी का मान कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। उसने हमें कहा है कि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है। अगर उसने औसत दे रखा है तो हम 4 प्रेक्षणों का योग निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 प्रेक्षणों का योग निकालने के लिए औसत में योग संख्या का गुणा कर देंगे तो हमारे पास योग कितना आ गया, यानी जो 4 संख्याएं हैं उनकी वैल्यू कितनी, टोटल योग कितना प्राप्त हुआ, 80। ठीक, अब आगे चलते हैं। उसने कहा है उनमें से प्रत्येक यानी 4 प्रेक्षण अगर हैं तो 4 प्रेक्षण में प्रत्येक प्रेक्षण में सी पद, एक अचर पद सी जोड़ा गया। तो उसने कहा है कि जब हमारे पास 4 प्रेक्षण हैं, 1, 2, 3 और 4, उसने कहा है कि प्रत्येक में एक अचर पद जोड़ा जाता है। तो अगर पहले वाले में एक अचर पद, दूसरे वाले में एक अचर पद, तीसरे वाले में अचर पद सी और चौथे वाले में अचर पद सी जोड़ेंगे तो अगर कहा जाए कि टोटल कितने अचर पद जुड़े तो क्या ये 4C नहीं होगा, 4C। भाई एक पहले वाले में जुड़ा, एक दूसरे वाले में, एक तीसरे वाले में, एक पहले वाले में। यहाँ पर कोई स्टूडेंट गलती नहीं करेगा। ये नहीं कि उसने कहा है उनमें से प्रत्येक में एक अचर पद सी जोड़ा गया तो केवल आप एक ही अचर पद जोड़ देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर आपको नहीं मिलेगा।
जब उसने अचर पद जोड़ने के लिए कहा है कि उनमें से अचर पद c जोड़ दिया जाए तो उनका औसत कितना हो जाता है, उनका औसत हो जाता है 22। तो ये भी योग है, c भी जब जुड़ा तो ये भी योग है, तो क्या हम इन दोनों को योग कर सकते हैं? तो कुल योग कितना होगा? कुल योग हमारा होगा 80 + 4c। एक चीज़ और हमको यहाँ ध्यान देना है, उसने कहा है अगर अचर पद c जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तो 22 औसत तो हमें पता है कि औसत कितना है, यहाँ पे 22 हो रहा है c को जोड़ने पर। लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाए कि औसत 22 है और अगर यहाँ पे योग निकालें कि योग कितना होगा, तो योग के में 22 के साथ 4 का ही गुणा होगा। कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जैसे पहली संख्या उसने कहा, पहली संख्या में c जोड़ा, अगली संख्या में c जोड़ा, तीसरी संख्या में c जोड़ा और चौथी संख्या में c जोड़ा, तो जोड़ने पर एक वैल्यू प्राप्त होगी, एक ही वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू होगी। यानी संख्या तो बड़ी नहीं है। अगर संख्या बड़ी होती तब हम किसी और संख्या का गुणा करते योग निकालने के लिए। इसीलिए औसत योग निकालने के लिए औसत में हम 4 का ही गुणा करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि सर नहीं एक c जुड़ेगा या 4 c जुड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। जितने प्रेक्षण पहले थे उतने ही प्रेक्षण बाद में भी होंगे। हर पद में c को जोड़ा गया है तो हमारी कुल संख्या 4 ही होगी। तो यहाँ से हमारा एक योग यहाँ से निकलता है। जब हमारा एक योग निकला, इसके बाद हमें यहाँ पे पता है ये योग है, ये योग है, ये हमारा नया योग जब हमने c को जोड़ा, ये हमारा वो वाला योग जो हम पहले अलग योग था जिसका केवल 4 प्रेक्षणों का योग निकला था, इसमें भी हमने c को जोड़ दिया। जब c को जोड़ा तो एक योग ये है, एक योग ये है, औसत से निकाल कर ये निकाला, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? होंगे। भाई 80 था तो ये तो केवल 4 प्रेक्षणों का था, इसमें c नहीं जुड़ा था। जब हमने c को जोड़ा तो ये पूरी संख्या काउंट हो गई। यहाँ पे औसत बता दिया था उसने कि नया औसत दिया है, तो 4 का गुणा करके हमने उसका योग निकाल लिया। इन दोनों योग को आपस में बराबर रख देंगे क्योंकि ये बराबर हैं। अब यहाँ से हमें c की वैल्यू निकालनी है। बड़ा आसान हो गया कि c बराबर 88 में से 80 माइनस हो जाएगा। 4c बराबर क्या निकला? 8। तो c बराबर क्या निकला? 2, जो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। उसने कहा है x संख्याओं का औसत y² है तथा y संख्याओं का औसत x² है। तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसका आंसर भी आ जाएगा। आप लोग x और y वैल्यू को देखकर ना घबराइए। बड़े आसानी से सिंपल वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसने कहा है संख्याओं का औसत y², x संख्याएं हैं, औसत y² है, यहाँ पे y संख्याएं हैं, औसत x² है। तो सबसे पहले हम दोनों, और उसने पूछा है सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। तो हम पहले पता कर लें कि हमारे पास संख्या है, एक x संख्या है, दूसरी y संख्या, इतनी संख्याएं हैं। अगर इन दोनों को कुल संख्या बोले, वो कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या हो जाएगी? x + y। इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ तक बड़े आसानी से सॉल्व करने के बाद हम आगे चलते हैं। उसने कहा है x संख्याओं का औसत y² है। हम आपसे पूछें x संख्याओं का योग कितना होगा? x
संख्याओं का योग। आपको पता है योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत कितना दे रखा है y², और गुणा किसका करते हैं, संख्या का। तो संख्या की वैल्यू कितनी दे रखी है, x। तो आंसर क्या होगा, x y² यहाँ पे निकलेगा। ये किसका योग निकला, x संख्याओं का योग। ऐसे ही हम y संख्याओं का योग निकाल लेंगे। y संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, y संख्याओं का योग निकालने के लिए जो y का औसत होगा, औसत यहाँ पे उसने x² दे रखा है, और उसके साथ हम गुणा किसका करेंगे, संख्या का। तो संख्या यहाँ पे कितनी है, y। इसका आंसर यहाँ पे क्या निकलेगा, x² y। हमने जैसे यहाँ पे निकाला x संख्याएं थी, y संख्याएं थी, कुल संख्या x + y हो गई। ऐसे ही यहाँ पे जब निकाला x संख्याओं का योग निकला, y संख्याओं का योग निकला। अगर हम कहें x + y संख्याओं का योग, तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, xy² + x² y। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या करेंगे, देखेंगे कोई पद क्या बाहर आ रहा है, तो x और y हम बाहर ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, x और y जब निकल गया तो यहाँ बचा केवल y। यहाँ और x y लेंगे तो यहाँ पर एक x की वैल्यू बच जाएगी। इतना हमारा योग निकला, इतनी हमारी कुल संख्या। उसने हमसे पूछा है उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। तो कुल औसत के लिए हम क्या करेंगे, कुल योग हमारा ये है x y कोष्टक में y + x वटे में कुल संख्या है x + y। यहाँ पे देखेंगे कुछ कटेगा, x + y या y + x, ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा औसत क्या निकलेगा, x y। ये आपका राइट आंसर होगा। आपको संख्या अगर नहीं दी है तो देख के घबराना नहीं है। बड़े आसानी से जो हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं, केवल एक ही एवरेज में केवल एक ही फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में इस तरह रखना है, ताकि किसी भी क्वेश्चन पर आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। ये पूरा बेसिक फंडा है। इस बेसिक को आप अगर एक बार अपने अंदर रख लेते हैं या आपको ये समझ में आ जाता है, तो मेरी गारंटी आपको कभी भी एवरेज के चैप्टर में कोई भी ऐसा दुनिया का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको औसत के चैप्टर से बाहर चला जाए या आपको परीक्षा में आने वाले एग्ज़ाम में बने ना। तो इसी के साथ हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, यदि m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n का औसत कितना होगा। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन रहा। जिस लोगों को पुराना वाला क्वेश्चन समझ में ना आया हो, वो एक बार यहाँ से भी देख लेंगे, यहाँ फिर से देख लेंगे, और जिन लोगों को समझ में आ गया होगा वो बड़े आसानी से बता देंगे कि सर इसका आंसर mn होगा या m + n संख्याओं का औसत mn होगा। तो जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देखें। उसने कहा है m संख्याओं का औसत n² है, n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n का मान, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया, दो संख्याएं दी रखी हैं m, कुछ संख्याएं m हैं, कुछ संख्या n हैं। उसने अगर जोड़ दिया जाए दोनों संख्याओं को तो m + n ये क्या होंगी, हमारी कुल संख्या होंगी। अगर हमें कुल योग पता चल जाए कि इन संख्याओं का कुल योग कितना है, तो कुल औसत निकालने पर आसानी होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि m संख्याओं का औसत उसने दे रखा है, औसत दे रखा है, संख्या भी हमें पता है, तो हम m संख्याओं
संख्याओं का योग निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि हमें पता है अगर दो चीज़ दे रखी हैं औसत और संख्या तो बड़े आसानी से निकल आता है। औसत दे रखा था n² और गुणा कितने का हो जाएगा m का, आंसर कितना आ जाएगा n² m। ऐसे ही आगे करेंगे, आगे रहा है n संख्याओं का औसत m², तो यहाँ पे n संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा n m², यानी m² औसत है और संख्या क्या है n, गुणा कर दिया। अगर कुल योग जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया, बिल्कुल सिंपल है, कुल योग निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों योगों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या निकला, एक निकला था n² m प्लस दूसरा निकला n m²। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन हमारा n m कॉमन निकल आया, यहाँ पे हमारा एक n निकल गया, एक m निकल गया, तो यहाँ पे केवल एक n बचा प्लस यहाँ पे केवल एक m बचेगा। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास कुल संख्या है, कुल योग भी है, उसने कुल इस संख्या का औसत निकालने के लिए कहा है, तो हमें औसत निकालने के लिए फॉर्मूला पता ही है। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल योग m n, या nm लिख लो या mn लिख दे, बात एक ही है, ठीक, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणा हुआ है तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। और भाग किसका चला जाएगा, m और n का, mn से mn कैंसल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा mn। जिन स्टूडेंटों को पहले समझ में आ गया होगा वो बड़े आसानी से कह सकते थे सर ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर सेम आंसर होगा mn। तो जिन स्टूडेंटों को उस वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया वो उनको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते होंगे सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हम थोड़ा बढ़ा के रखेंगे। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है x संख्याओं का औसत y है तथा y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। हम आपको हर एक क्वेश्चन बारी बारी से क्वेश्चन कराते रहेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपके मैथ्स के सारे डाउट्स क्लियर कर दें, ताकि आपको चलने वाले किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार फिर से हमने वही सवाल फिर ले रखा है, थोड़ी वैल्यू बदल के रखी है। इसमें कहा गया है x संख्याओं का औसत y है तथा y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन लगाए हैं वैसे क्वेश्चन यहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं कह सकता है कि सर इसका आंसर भी mxy या mn या x² y² वगैरह वगैरह कुछ हो सकता है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही आंसर बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। उसने कहा है x संख्याओं का औसत y है, तो x संख्याओं का योग कितना निकलेगा। आप थोड़ा फास्ट तौर पे करेंगे, फास्ट करेंगे। x संख्याओं का योग कितना हो गया, y गुणा में किसका होगा, x का, यानी क्या आएगा xy आएगा। अगर वो पूछे y संख्याओं का औसत x है, तो यहाँ पे पूछे y संख्याओं का योग कितना होगा। y संख्याओं का योग कितना हो गया, x औसत है, संख्या कितनी है y, तो क्या हो गया xy यहाँ पे आ गया। अगर कुल योग पूछें, कुल योग, तो कुल योग कितना होगा, दोनों योग भाई, x संख्याओं का योग y संख्याओं का योग अगर जोड़ देंगे तो हमारा कुल योग निकल आएगा। यहाँ पे हमने जोड़ दिया तो 2xy कुल योग आ गया। और कुल संख्या हम जैसे पहले निकालते थे तो कुल संख्या पता कर लेंगे। कुल संख्या क्या है भाई, यहाँ पे कुल संख्या, यहाँ पे x थी, यहाँ पे y थी, तो कुल अगर टोटल करना है तो x प्लस y हो गया। अब हमें उसने कहा है सभी संख्या यानी कुल संख्याएं, सभी संख्याओं का कुल औसत। अगर औसत निकालने की बात कहा है, औसत निकालने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग। तो कुल योग हमारा क्या निकला था 2xy, और कुल संख्या कितनी निकली x प्लस y, x
प्लस वाई। यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, तो आंसर हमारा क्या होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा 2xy प्लस xy। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, उसने कहा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात करो। पहली बात, हमें कोई भी संख्या पता नहीं है तो हमें संख्याएं माननी पड़ेंगी कि संख्याएं क्या होती हैं। बेसिक तौर पर हम लगाने की कोशिश करेंगे। हमने माना 4 संख्याएं हमारे पास हैं, A, B, C और D। उसने कहा है बारी बारी से, मैथ का यही रूल है, आसानी से सिंपल वे में आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और आसानी से जो क्वेश्चन बोलता जाए वैसा वैसा आप करते जाइए, आपको निश्चिंत तौर पर आंसर मिलेगा। और गारंटी इस बात की कि अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम लगेगा। बच्चों, ये आपका एक बेसिक फंडा है। जब आप इसको सीख जाएंगे, इस बेसिक को कंप्लीटली बेसिक जब आप सीख जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में कुछ ही सेकंडों में आप ऐसे क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। मान लिया पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, तीसरी संख्या C है और चौथी संख्या D माना है। उसने कहा है पहली 3 संख्याओं का औसत। तो हम पहले 3 संख्याएं ले रहे हैं। हमने कहा है पहली 3 संख्या A है प्लस B प्लस C। अगर तीनों का योग कर दिया और इसमें अगर हमने 3 का भाग दे दिया तो ये हमारा औसत बन गया। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। हमने 4 संख्याएं मानी A, B, C और D। उसने कहा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। तो पहली 3 संख्याएं ले ली हमने, पहली A, दूसरी V, तीसरी C। जब हमने इनको जोड़ा तो इनका योग हो गया और योग में अगर हम 3 का भाग दे दें, क्योंकि 3 संख्याएं थी, अगर 3 का भाग दे दें तो ये औसत निकल गया। यानी यहाँ पर हमारी यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो गई कि पहली 3 संख्याओं का औसत। तो पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या हमारी क्या है? D है। चौथी संख्या का यानी चौथी संख्या का दुगना है। अगर चौथी संख्या में हम 2 का गुणा कर दें, चौथी संख्या का दुगना, तो ये किसके बराबर हो गया? इस औसत के बराबर हो गया। उसने कहा रखा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। तो चौथी संख्या को दुगना कर दिया तो जिन 3 संख्याओं का औसत निकलेगा वो चौथी संख्या के औसत के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो A प्लस B प्लस C और 3 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6D या 6D। ये आप लोगों को हम बता चुके हैं कि अगर भाग की कोई भी चीज़ पक्षांतर होती है तो वो क्या हो जाती है? गुणा में। यहाँ पे इस वैल्यू को हम रखेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमारी आगे अभी क्वेश्चन में लगेगी या क्वेश्चन में काम आएगी। आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। उसने कहा है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है। उसने हमारे 4 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है। औसत है 12। औसत उसने बताया है कि 12 है, संख्या बताई है कि 4 है। तो हम योग नहीं निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए हमें पता होता है कि औसत में 4 का अगर संख्या का गुणा कर दें तो हमारा योग निकल आता है। तो योग कितना निकला? 48 योग निकला।
और हमने यहाँ पे 4 संख्या रखी थी, तो ये 4 संख्या हमने कौन कौन सी मानी थी, यही तो मान। योग की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही तो लिख सकते हैं क्योंकि चारों संख्या हमारी अलग अलग थी। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया, 48 हो गया। जब यहाँ पे 48 हो गया तो अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या किया जाए, इसीलिए इसी को सॉल्व करने के लिए पहले हमने ये सॉल्व किया था। इसी क्वेश्चन में सारी जितनी भी चीज़ें होती है सब क्वेश्चन में दे रखता है, बस हमको समझने की देरी होती है कि हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर उसने कहा है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6d है, तो क्या हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जगह 6d रख सकते हैं? रख दीजिए। यहाँ पे रखेंगे 6d, प्लस में d अलग से है और ये क्या हुआ 48। हमें उसने चौथी संख्या दे रखी थी, चौथी संख्या कौन सी हमने मानी थी, d है। यहाँ पे क्या हो गया 7d बराबर 48, तो d बराबर क्या आ गया 48/7। ये हमारा राइट आंसर होगा, या दशमलव में भी आंसर हम ले सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू कट नहीं रही है, तो यहीं तक हम रखें, ये हमारा आपका आंसर होगा 48/7। ये आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। मैथ यही कहता है, मैथ में जो भी लैंग्वेज यूज़ हो अगर उसको आप बारी बारी से पढ़ते रहेंगे और जैसा क्वेश्चन में बोले वैसा आप करते रहेंगे तो बेसिक वादा हमारा कि आपको मैथ अच्छी बनने लगेगी। अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है, तब पहली संख्या क्या है या पहली संख्या क्या होगी। आंसर में उसने पूछा है पहली संख्या के बारे में। यहाँ से पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 संख्याओं का औसत दिया है उसने कि 3 संख्याओं का औसत 154 है, तो 3 संख्याओं का योग अगर हम निकालेंगे तो योग बराबर क्या होगा, 154 में 3 का हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 462। योग निकला हमारा 3 संख्याओं का औसत 154, तो योग कितना निकला 62। अब हम कुछ सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, उसने कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, तो हमें यहाँ पे संख्या मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। 3 संख्याएं दे रखी हैं। उसने कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो पहली संख्या को क्या मान लें, मान लिया दूसरी संख्या हमारी x है। ठीक, अगर दूसरी संख्या x है तो उसने कहा है पहली संख्या दूसरे से दुगनी, यानी इसका जो दुगना होगा वो पहली संख्या होगी। यहाँ आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, उसने कहा है पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से दुगनी है, तो हमने दूसरी संख्या x मान ली तो पहली संख्या 2x हो गई, दुगना कर दिए। आगे उसने कहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है, तो भाई हम दूसरी संख्या तो पहले ही मान चुके हैं कि दूसरी संख्या हमारी x है। अब अगर हम तीसरी संख्या से इसको दूसरी संख्या को दुगना कर दें तो हमारा दूसरी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो करने के लिए उसने कहा है तीसरी संख्या से दुगनी है, अगर x में हम 2 का भाग दे दें तो हमारी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। क्यों, आधा का ये पूरा हो गया यानी दुगना हो गया, इससे दुगना ये हो गया। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा है पहली संख्या दूसरे से दुगनी, पहली संख्या जो है
2x वो दूसरे से दुगनी है, कंडीशन अप्लाई। आगे कहा है दूसरी संख्या तीसरे से दुगनी है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, x है, तो तीसरी हमने x/2 यानी आधा रखा है, तो x/2 का x कितना, दुगना हो गया, हमारी कंडीशन अप्लाई हो गई। इन तीनों संख्याओं का योग कर देंगे, 2x प्लस x प्लस x/2 अगर योग कर दिया तो कुल योग के बराबर होगा, तो 462 लिख दिया, 462 लिख दिया। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना देख लीजिए, लासा लेंगे 2, यहाँ पे 2 का गुणा 4x, यहाँ पे 2x, 2x, यहाँ पे x और 462 भाग में है, पक्षांतर जाएगा, आप लोगों को बता रखे हैं क्या होगा, गुणा होगा। इनको हम काउंट करते हैं, तो काउंट करने पे कितना आ गया, 7x, और जब ये गुणा होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 2 924। 7 से भाग देंगे, 7 7 एकम 7 7 3 21 7 दूनी 14। x बराबर कितना आ गया, 132। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, उसने पूछा है पहली संख्या क्या होगी। ये x तो हमारी वैल्यू निकली दूसरी संख्या की, इसका अगर जब हम दुगना करेंगे तब हमें पहली संख्या प्राप्त होगी। तो पहली संख्या क्या होगी, 132 गुणा 2। 2 क्यों करेंगे, क्योंकि 2x है, यानी 2 और x की जगह x की वैल्यू रखनी है, तो हम x की वैल्यू कितनी है, 132, 2 का गुणा किया तो यहाँ कितना हो गया, 264। आपकी पहली संख्या क्या होगी, 264 इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, हमने आज एवरेज के कई क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन घर के लिए देंगे, उसमें आप हमारे चैनल में हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमको पता चले कि आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आ रहा है। तो ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए दिया है, तो कमेंट कर हमको इसका आंसर ज़रूर दें। और प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।